हेलो पेशेंट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में और उसके फ़ायदे बताए थे। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के कुछ डाउट्स आए हैं जिनको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। कुछ पेशेंट्स ने पूछा है कि क्या हम ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं या नहीं। वेल, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स जो आपको प्रिस्क्राइब की जाएंगी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम वो गायनेकोलॉजिस्ट ही प्रिस्क्राइब करेंगे और हम लोगों को बताया जाता है कौन सी एंटीबायोटिक्स सेफ़ हैं आपके लिए और बच्चे के लिए, कौन सी एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है। तो ये आप लोग मान के चलिए कि उस हिसाब से ही आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी जो आपके और बच्चे के लिए सेफ़ हैं। इसलिए अगर किसी वजह से एंटीबायोटिक्स आपको दी जा रही हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग आप लोग नहीं रोकेंगे, कंटिन्यू विद द ब्रेस्ट फीडिंग। और अगर आपको तभी भी इस चीज़ का कंसर्न है, मान लीजिए आपको कुछ और तकलीफ़ हो गई थी, पेशाब में तकलीफ थी या पेट के डॉक्टर को आपने दिखाया है और उन्होंने आपको कुछ एंटीबायोटिक्स दी हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज इंसिस्ट, उनको ज़रूर बताइए कि आई एम ब्रेस्ट फीडिंग करंटली और उस हिसाब से हमको मेडिसिन दीजिए। तो ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको एक सेकंड सलाह के लिए गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजते ही भेजते हैं और हम लोगों के लिए तो ये नॉर्मल सी चीज़ है टू अंडरस्टैंड कि कौन सी पेशेंट को कौन सी एंटीबायोटिक्स देनी है, कौन सी रोकनी है। तो ये हो गया एंटीबायोटिक्स का आंसर। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या आपको ब्रेस्ट फीडिंग रोकनी चाहिए, इज़ योर सेकंड क्वेश्चन। डिपेंड करता है आपके इन्फेक्शन के ऊपर। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से एक्चुअली आप अगर अपने बच्चे को इन्फेक्शन दे रहे हो तो आप साथ में उसको एंटीबॉडीज़ भी दे रहे हो। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से ग्रस्त हो गए हो आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम और आपको ये डाउट आ रहा है कि मैं बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीड करती रहूँगी तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। डेफिनेटली उसको इन्फेक्शन हो सकता है, ही इज़ प्रोन टू द इन्फेक्शन, बट एट द सेम टाइम आपकी ही ब्रेस्ट फीड उसको उसकी एंटीबॉडीज़ देंगी जो उससे लड़ने में उसकी मदद करेंगे। इसलिए कीप ब्रेस्ट फीडिंग अंटिल एंड अनलेस इट इज़ बीन टोल्ड टू यू नॉट टू गो अहेड विद। तीसरा बहुत ही ऑफ्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि मुझे खट्टा खाने से बच्चे को भी नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। तो हम लोगों के पास ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव करती होगी और इसलिए मैं कभी किसी पेशेंट को इस चीज़ के लिए ना हाँ बोलती हूँ ना बोलती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस की हुई हैं और हम लोगों को ऐसा लगता है कि अ, डॉक्टर साहब को ने हमको कुछ गलत बता दिया है। हम लोगों ने तो सालों से सुना है कि हमने खट्टे खाने से बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम लोग खट्टा खाना छोड़ देंगे। खट्टा खाना एक्चुअली एक अपनी अपनी चॉइस है और कभी-कभी आप लोग को अच्छा लगता है, जैसे अचार है या चटनी है और ये सब कुछ है, तो ना उससे दूध कम होता हुआ देखा है मैंने, ना बच्चे को कुछ इन्फेक्शन होते हुए देखा है। सो इसलिए इट्स नॉट अ प्रूवन थिंग मेरी तरफ से, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप लोगों के एक्सपीरियंस में अगर आपको ऐसा लगा है कि बिकॉज़ ऑफ दिस, तो शक का इलाज कुछ नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है, जस्ट गो अहेड, डोंट ईट इट, एज़ सिंपल एज़ दैट। अगर आप वो सैक्रिफाइस कर सकते हो, यू कैन गो अहेड डू इट। अदरवाइज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है खट्टा छोड़ देना कुछ टाइम के लिए। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि मुझे एक्स्ट्रा खाना चाहिए, एक्स्ट्रा कैलोरीज़ खानी चाहिए टू इंक्रीज़ द ब्रेस्ट फीड और उस टाइम बहुत एनर्जी जाती है बॉडी से, तो मुझे डबल खाना खाना चाहिए या ट्रिपल खाना चाहिए, गोंद के लड्डू खाने चाहिए, मावा के लड्डू खाने चाहिए। सो दीज़ क्वेश्चंस आर इन अ वे करेक्ट, इन अ वे रॉन्ग। एक्चुअली बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, व्हिच इज़ ट्रू, अग्रीड। कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स तो उससे ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपको ध्यान दोनों चीज़ों का रखना चाहिए। अगर आप कैलोरीज़ थोड़ी-सी ज़्यादा ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू व्हाट यू वर टेकिंग बिफोर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम जितना आप खाना खा रहे थे उतना भी अगर आप खाओगे तो चल जाता है काम। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है टू टेक कैल्शियम एट दिस टाइम, क्योंकि सबसे ज़्यादा खपत कैल्शियम की हो रही होती है आपकी बॉडी से और आपका नॉर्मल फूड उस कैल्शियम रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करता। जहाँ तक कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, आप कैसे भी करके कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी कर ही लेते हो, ऑलराइट? बिकॉज़ अदरवाइज़ यू विल कीप क्रेविंग फॉर फूड। बॉडी का एक निज़ाम है कि वो आपको तब तक खाने के लिए बोलता रहेगा जब तक उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट फिनिश नहीं हो जाती, और वो एक तरह से एक अच्छी चीज़ है बिकॉज़ आप कभी भी कैलोरी डेफिशिएंट नहीं होगे, कमज़ोरी लगने लगेगी अदरवाइज़ आपको। लेकिन कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई ट्रिगर नहीं है, पता नहीं चलेगा आपको आपकी बॉडी में कब कैल्शियम कम हो गई, बिकॉज़ ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम कैल्शियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और बॉडी से बहुत सारा कैल्शियम निकल रहा होता है। तो आप लोगों को जो पोस्ट नेटल विटामिन्स दिए जाते हैं, स्पेशली कैल्शियम दिया जाता है, उसको खाना ज़रूरी है, उसे आयरन के साथ ना खाएँ। कैल्शियम और कैल्शियम की गोली सुबह और शाम एटलीस्ट 2 बार लीजिए। मेक श्योर दैट इट्स गॉट एटलीस्ट 500 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम। कम से कम 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, कम से कम 6 महीने तक। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स postpartum is essential.
हम लोग कहते हैं 2 साल तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करनी चाहिए। ऐसे बच्चे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इंटेलिजेंट निकलते हैं, आगे जाके काफ़ी स्टर्डी रहते हैं। और मेरा खुद भी देखा हुआ ये चीज़ है, इसलिए प्लीज़ गो अहेड एंड डू एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ्स टू कम, especially after the C-section or after delivery, और keep continuing this breastfeeding till at least 2 years, जब तक बच्चा नहीं हो जाता है। डिमांड फीड, नाइट फीड, जैसा उसको ठीक लगे, कंफर्ट फीड, पर कीप गिविंग द ब्रेस्ट मिल्क। बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिनसे लड़ने की क्षमता ही तब आती है जब बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग पर रहते हैं। विद दिस आई कंक्लूड टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच। आपके डाउट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।